सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला सवाल है कि हाल ही में किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा हनुक्का त्यौहार मनाया गया। त्यौहार का नाम है हनुक्का। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी मुस्लिम और ऑप्शन डी यहूदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यहूदी। हनुक्का त्यौहार कब मनाया जाता है, क्या होता है, कितने दिन तक चलता है, इसके बारे में सब जानकारी अभी हम लेंगे। ठीक है, तो ये जो हनुक्का त्यौहार है ये यहूदी धर्म से संबंधित है और ये 8 दिन तक चलता है, यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक। ठीक है, हनुक्का का अगर मतलब देखें, इसका क्या मीनिंग होता है, तो हनुक्का का मतलब होता है समर्पण। लगातार 8 रातों में जो यहूदी परिवार हैं वो आपसी अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक अतिरिक्त मोमबत्ती जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। किसमें? मेनोराह में। मेनोराह क्या होता है? एक दीपक की तरह होता है। अभी ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये इस तरह का एक मेनोराह होता है और ये एक इसमें क्या करते हैं, एक अतिरिक्त मोमबत्ती जलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित त्यौहार हो गया? ये रोशनी से संबंधित त्यौहार हो गया। यहूदी धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर कोई प्रायश्चित के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, धन्यवाद देने के लिए कौन सा त्यौहार, रोशनी के लिए कौन सा त्यौहार, आज़ादी के लिए कौन सा त्यौहार, तो इन सब का विवरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे विस्मय के दिन जो होते हैं, यहूदी नववर्ष के लिए दिन ये क्या है, रोश हसाना, प्रायश्चित का दिन योम किप्पुर, धन्यवाद का त्यौहार सुकोट, रोशनी का त्यौहार हनुक्का, स्वतंत्रता का त्यौहार पेसा या फसह और सप्ताहों का त्यौहार सबूत। तो ये विभिन्न त्यौहार थे जो यहूदियों से संबंधित थे। तो आज हमने बात करी कि हनुक्का त्यौहार क्या है और हनुक्का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है, कितने दिन तक चलता है, और यहूदियों के 3, 4, 5 और हमने अन्य त्योहारों के बारे में बात किया जो विभिन्न प्रकार के ओकेजन पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे धन्यवाद का त्यौहार सुकोट, रोशनी का त्यौहार हनुक्का और प्रायश्चित का जो दिन होता है इसको योम किपुर, स्वतंत्रता का पेसा फसह, ये सब मैंने अभी आपके सामने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अभी कुछ रसमलाई बातें जो एक आध महीने में, 1-2 महीने में अभी घटित हुई हैं, वो सब करंट अफेयर से संबंधित जो भी जानकारियां हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो सब आपके सामने हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ जानकारियां प्रस्तुत की जाएंगी ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो अभी मेरा युवा भारत संगठन किस आयु वर्ग के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसकी ऑप्शन में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये जो मेरा युवा भारत संगठन है ये इसका आयु वर्ग क्या है। तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनमें आयु वर्ग पूछा जाता है। तो ये जो मेरा युवा भारत संगठन है इसके लिए कितनी है? 15 से 29 है। अगला है लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो किस शहर में शुरू हुआ, तो ये मुंबई में शुरू हुआ। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ। इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 को किसने विकसित किया है, तो ये आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगला है हाल ही में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, तो नई दिल्ली में। एक तो ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है नई दिल्ली में, और एक ये आतंकवाद विरोधी सम्मेलन ये नई दिल्ली में। अभी किस सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये हरियाणा सरकार ने क्या किया है, हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। अभी मध्य प्रदेश ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को अपने 7वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया है। तो मध्य प्रदेश में 6 बाघ अभ्यारण्य थे और अभी 7वां जो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें कुछ रसमलाई की बातें और जो हनुक्का त्यौहार है उसके बारे में सारा विवरण आपको दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो रसमलाई की बातें हैं ये तो और भी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 4E वेब लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी दूरसंचार मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। इसके मंत्री जो हैं वो आर के सिंह जी हैं
और इन्होंने 4E वेब को लॉन्च किया है। 4E, इसमें 4E वेब लॉन्च, इसमें क्या होते हैं, 4 घटक होते हैं। 4 घटक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण मित्रता, इको फ्रेंडली। दूसरा होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी। और तीसरा होता है एजुकेशन। चौथा होता है एम्पावरमेंट। तो इसमें 4 घटक होते हैं, 4E होते हैं, इसलिए इसको 4E वेब नाम दिया गया है। तो लॉन्च किसने किया है? RK सिंह जी ने, जो कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। इसमें 4 घटक होते हैं। इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि समुदायों और व्यक्तियों के बीच में ऊर्जा संरक्षण को के बारे में जागरूकता फैलाना है और टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल सतत गतिविधियों को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। तो इसके बारे में सब लिखा हुआ है। अगला रसमलाई की कुछ बातें कर लेते हैं। भोपाल का महिला थाना, जिसे कि ISO सर्टिफिकेट मिला है, वो देश का पहला महिला थाना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की 141वीं बैठक कहाँ पर हुई है? मुंबई में। CBI के द्वारा एक ऑपरेशन साइकिल 2 को अंजाम दिया गया था, ऑपरेशन चक्र 2 भी बोलते हैं। राजस्थान का उदयपुर शहर जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर होगा। और पुलिस विज्ञान कांग्रेस का समापन कहाँ पर हुआ है? देहरादून में हुआ है। और साइक्लोन जो है ये आपदा राहत अभ्यास, ये गोवा से शुरू किया गया। श्रेष्ठ योजना शिक्षा से संबंधित है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि से शुरू किया गया, ठीक है, यानी कि वहाँ पर कोच्चि में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार आयोजित हुआ है? तो इसमें भी ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली। ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है। तो इसके बारे में हम कुछ अन्य सम्मेलन जो कहाँ पर सेमिनार जो आयोजित हुई हैं उनके बारे में रसमलाई के थ्रू हम जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही करंट में रही हैं। विश्व जो प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है वो नई दिल्ली में। ओशियन टूना की बैठक मुंबई में। बाजरा महोत्सव, आसियान बाजरा महोत्सव जकार्ता में। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन गांधीनगर में। विश्व प्रबंधन सम्मेलन संबलपुर में। भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार शिखर सम्मेलन, वेरी इंपॉर्टेंट, नई दिल्ली में। वज्र प्रहार मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन शिलोंग में। और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र मंच नई दिल्ली में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन अहमदाबाद में। और जो ये मित्र शक्ति है ये कहाँ पर? पुणे में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये भारत मेज़बानी कर रहा है। सी गार्जियन एक संयुक्त अभ्यास होता है जो चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक कहाँ पर हुई? स्विट्ज़रलैंड में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हाल ही में करंट में रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। BRI प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, चाइना ने क्या किया कि 2013 में चाइना ने 2013 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, बेल्ट वन रोड परियोजना शुरू करी गई थी। और 2016 में उसका नाम क्या कर दिया गया? बेल्ट रोड इनिशिएटिव योजना कर दिया गया। ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है, ये जो चाइना है यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया या चाइना, इधर से होते हुए ये शुरू होगी, मध्य एशिया में आएगी, मध्य एशिया से यूरोप और यूरोप से फिर अफ्रीका। तो एक तरह से पूरे को, विश्व को एक व्यापार के लिए जोड़ना है, वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इसमें चाइना अपना फ़ायदा देखता है। पहले क्या होता था कि सिल्क रूट हुआ करता था। सिल्क रूट प्राचीन काल या मध्य काल में सिल्क रूट हुआ करता था और वो सिल्क रूट भी चाइना से लेकर के मध्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक जाता था और वो एक व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था, सांस्कृतिक व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। और कुषाण जो राजा थे उनका उस पर क्या होता था? नियंत्रण होता था। तो उसी को एक दोबारा से पुनर्विकसित करने का इसका मकसद है और विश्व में एक तरह से बाज़ार ये नहीं, अपने व्यापार को बढ़ावा देना इसका मकसद है। तो इटली इससे दूर हट गया है, इस बेल्ट रोड जो इनिशिएटिव है इससे। पाकिस्तान तो इसमें शामिल है ही, हमें पता ही है। तो ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ मैंने सब कुछ इस पर लिख दिया है। तो ये यूरोप और अफ्रीका तक कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है चाइना। अब रसमलाई की कुछ बातें कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने अपना धूम्रपान प्रतिबंध कानून को समाप्त कर दिया था।
और आसियान बाजरा महोत्सव बता ही दिया मैंने, जकार्ता में हुआ है। पहला रात्रि आकाश अभ्यारण्य लद्दाख में बनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी 3 डिग्री तक गर्म हो जाएगी। इजराइल ने लश्कर तैयबा को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गांधीनगर में ग्लोबल प्रोफेशन अकाउंटेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा राइज कार्यक्रम लागू किया गया। हेमफेस्ट का आयोजन हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में विश्व मत्स्य पालन सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन थे जो हाल ही एग्जाम में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है रसमलाई की बातों में। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए है कुमराम भीम को, ऑप्शन बी कौशाम्बी को, ऑप्शन डी गोरखपुर और ऑप्शन डी मायापुरी को। तो इसका सही जवाब जो है कुमुराम भीम को। कुमुराम भीम को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ये जो नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, यानी कि एबीपी। इसमें प्रथम स्थान मिला है। तो इसमें टोटल इस प्रोग्राम में 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया था और 40 उनके इंडिकेटर्स थे, मतलब 40 संकेतक थे। उसके आधार थे कि किस आधार पर इसको वरीयता में दी जाएगी, प्रथम स्थान, सेकंड स्थान, इसको इस आधार पर मिला है, 40 संकेतकों के आधार पर। ठीक है, तो ये जो आकांक्षी ब्लॉक जो प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू किया गया था 7 जनवरी 2023 को। इसमें 500 ब्लॉक शामिल थे, 40 संकेतक शामिल थे। तो प्रथम स्थान मिला है कुमराम भीम को। ये कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना में स्थित है। और सेकंड स्थान मिला है कौशाम्बी को, जो कि उत्तर प्रदेश का है। तो ये इसके बारे में सब लिखा हुआ है, ये गलत है। ये है जनवरी 2023 में इसको क्या किया गया था? जारी किया गया था। पहला इसका एडिशन है। पहला स्थान किसको मिला है? ये तेलंगाना के आसिफाबाद और ये सब है। तो नीति आयोग के द्वारा अब अन्य सूचकांक भी जारी किए जाते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 4 ऑप्शन देकर के नीति आयोग द्वारा कौन सा सूचकांक जारी नहीं किया जाता है। तो ये जो जारी किए जाने वाले जो सूचकांक हैं ये कौन कौन से हैं? नवाचार सूचकांक, ये जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के क्या करता है? समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करता है। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीआई जारी करता है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी ये जारी करता है। मैंने बता दिया भारत नवाचार सूचकांक। और निर्यात प्रतिस्पर्धा ये जो सूचकांक है इसको भी जारी करता है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि कौन कौन से सूचकांक है जो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी असम और ऑप्शन डी मणिपुर और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मेघालय, तो मेघालय की जो हल्दी है लाकाडोंग, इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग मेघालय की जो हल्दी को मिला है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। जीआई टैग से संबंधित 1999 में एक एक्ट आया था और 2003 में लागू हुआ था। ठीक है, तो इस किस्म में हल्दी का जो मुख्य तत्व होता है करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जगह पूछ लिया जाए, मान लो करंट में जीआई टैग सीधा ना पूछ के ना उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है। खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? जैतिया हिल्स के लाकाडोंग क्षेत्र में की जाती है। और इसमें मात्रा जो है करक्यूमिन की मात्रा 6.8 से लेकर 7.5% तक होती है। इसका रंग गहरा होता है इस हल्दी का। और बिना उर्वरकों के जैविक रूप से इसको क्या किया जाता है? बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के इसको उगाया जाता है। तो अन्य अगर लाकाडोंग हल्दी के अलावा मेघालय की कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो मेघालय के गारो दकमंदा यानी कि पारंपरिक पोशाक है, लारनाई मिट्टी के बर्तन और गारो चुबीची यानी कि ये मादक पेय है। तो मिट्टी का बर्तन हो गया, ये मादक पेय हो गया, और ये पारंपरिक पोशाक जो होगी गारो दकमंदा, इन सब को भी जीआई टैग दिया गया था। तो ये जो था लाकाडोंग जो हल्दी है ये मेघालय की है और इसको जीआई टैग दिया गया है। इसमें करक्यूमिन की मात्रा अधिक होती है, रंग गहरा होता है और जैविक रूप से उगाया जाता है बिना कोई केमिकल के। इसके बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है? तो ऑप्शन ए न्यू इंडिया का ऋग्वेद, न्यू इंडिया का सामवेद, न्यू इंडिया का यजुर्वेद
और न्यू इंडिया का अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, न्यू इंडिया का सामवेद। ये जो पुस्तक लॉन्च करी है, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इनके भाषणों का क्या है, एक संकलन है। इनके जो भी किसके भाषणों का, जो संविधान के बारे में जो भी इनके लेक्चर हैं, स्पीच हैं, उनका क्या है, एक संकलन इसमें दर्शाया गया है। तो इसके बारे में सिंगल लाइन क्वेश्चन था, पुस्तक से संबंधित, इम्पोर्टेंट पुस्तक है इसलिए। तो अन्य बातों में हम देख लेते हैं रसमलाई की बातें। हाल ही में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर्स की अप्रूव रेटिंग लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिखर समिट है उसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में शामिल सूची में नामित किया गया है। और जो क्यूएस की जो रैंकिंग है, इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को, ये पहले करवाए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन ऐसे ही मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आप इसको वैसे देख सकते हैं। और ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जो है ये संयुक्त यूनेप के द्वारा जारी की जाती है। तो ये था 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड, निखिल डे, अखिल दुबे, मणिक साहू और अमर पांडे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, निखिल डे को। ठीक है, निखिल डे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया। कौन देता है? संयुक्त राज्य अमेरिका इसको देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन? ये जो यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट ये देता है। तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ये संस्था है इसका नाम, ये इस अवार्ड को देती है। तो ये क्या है, एक आरटीआई कार्य करता है निखिल डे, भारत में मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं। तो इतना याद करना है कि ये अवार्ड कौन किसके द्वारा दिया गया है और किसको दिया गया है, निखिल डे को। और कौन सा है, जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड है, ये दिया गया है इनको। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही। रसमलाई की बातों में कुछ अवार्ड जो हाल ही में दिए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? इस्वाक सिंह। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार कहाँ संपन्न हुआ? असम में। 2023 का बुकर प्राइज पॉल लिंच। 54वें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को, हॉलीवुड अभिनेता। PRSI अवार्ड सुंगति सुंदरराज को। और UNHCR का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार अब्दुल्लाही मायर सोमालिया को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 9वां है कि AQI के अनुसार, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, कराची, मुंबई या लाहौर? तो इसका सही जवाब है अपना पड़ोसी लाहौर। ठीक है, तो लाहौर सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ है और इसको प्रथम स्थान मिला है। बहुत बढ़िया बात, इसने प्रथम स्थान पाया है। लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात करें तो इसका 400 मिला है। कितना मिला है? 400। अभी बताते हैं कौन सा हानिकारक है, कौन सा खतरनाक है, वो सब देखिए। 150 से 200 के बीच में अस्वास्थ्यकारी होता है, 200 से 300 के बीच में हानिकारक, अधिक हानिकारक यानी, और 300 से अधिक तो खतरनाक की श्रेणी में आ जाता है। लाहौर को मिला है 400 AQI। तो AQI को 5 प्रदूषक होते हैं इसे AQI में, अगर इसको काउंट किया जाता है तो 5 प्रदूषकों का उपयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ज़मीनी स्तर पर जो ओजोन होती है उसको शामिल किया जाता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड बहुत मिले हुए हैं आजकल, आपको बार बार ये याद करने पड़ेंगे तभी याद हो पाएंगे। एशिया पैसिफिक कॉपीराइट एजुकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसको दिया गया है? ऑप्शन ए है अनिरुद्ध भाटी को, ऑप्शन बी तापस भोई को, ऑप्शन सी मुकेश मित्रवाल को, और ऑप्शन डी सिद्धार्थ राय कपूर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिद्धार्थ राय कपूर को। ये एक फिल्म निर्माता है सिद्धार्थ राय कपूर। ठीक है, कौन देता है? मोशन पिक्चर एसोसिएशन देता है, फिल्म निर्माता है। बैंकॉक में सिने एशिया अवार्ड में इनको ये दिया जाएगा। किसके लिए दिया गया? फिल्म वर्गीकरण को आधुनिकीकरण बनाने और IP अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए कानून की शुरुआत को प्रोत्साहित किया है इन्होंने, इसलिए ये अवार्ड दिया जाएगा। किसको दिया यही नाम याद रखना है बस, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रसमलाई की बातों में कुछ और अवार्ड देख लेते हैं हम। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी में विहान तुल्या विकास को, ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के दूसरे रोहिणी
नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को, और ये जो USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, नीता अंबानी जी को दिया गया है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।